आज हम आगे के विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। ठीक है। इसके तहत देखिए आप कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया गया है। इसमें भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया गया है। और इसके आगे देखें आप तो इसके अंतर्गत जो मेन बात है वो ये वाली है कि यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत विक्रय किए जाएंगे। ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आप देखिए कि 1/3 स्थान पर अपना नाम, लोगो एवं अन्य प्रासंगिक उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी आपको, और शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड नाम और पीएम प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के लोगों को दिखाना होगा। ठीक है, ये बात कही गई है। आगे देखिए, आगे इसी में कहा गया है कि इस परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अब देश में बिकने वाला यूरिया एक ही नाम, एक ही ब्रांड और एक ही गुणवत्ता का होगा। ठीक है, ये है। अगला टॉपिक आपका जो है वो ये है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। ठीक है। इसको देखिए, 1994 में स्थापित बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर पीएसी द्वारा विकसित किया गया है। भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे इसके विषय में बात की गई है। यहाँ पर ये देखिए कि बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है और छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है। ठीक है। इसके बाद इसमें टॉपिक है कि सूचकांक में यूपी की बात करेंगे कि सूचकांक में उत्तर प्रदेशों को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 0.5201 के समग्र स्कोर के साथ 12वां स्थान, ठीक है, 12वां स्थान हासिल किया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। ठीक है। भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की पनबिजली परियोजना को छोटी जल विद्युत परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर आप यहाँ डाइवर्जन कर रखा है। जो सूक्ष्म परियोजना होती है वो 100 किलोवाट तक होती है। लघु परियोजना 101 किलोवाट से 2 मेगावाट तक होती है और छोटी परियोजना 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता की जल विद्युत परियोजना को वृहद परियोजना के नाम से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ये डाइवर्जन ध्यान करिएगा। आगे स्मरणीय तथ्य है कि 48 मेगावाट की चांजू 3 पर बिजली परियोजना ये यहाँ पर एक स्थापित की जाएगी, और 30 मेगावाट की देवथल चांजू पनबिजली परियोजना। ठीक है, ये 2 परियोजना यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। आगे देखिए, आगे है कि चांजू जल विद्युत परियोजना। ठीक है, थर्ड वाला कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ये स्थित है। यह चांजू नाला स्थित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ठीक है। देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना, इसके बारे में क्या है, यह भी रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है और ये चंबा जिले के देवथल नाला पर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कितने मेगावाट की है ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्या नाम है और वो कहाँ पर स्थित है। चांजू नाम है, आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नाम दे देगा, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का नाम दे देगा, उसमें से आपको ऑप्शन मैच करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत में जल विद्युत परियोजना एक बॉक्स है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं। इस इन्फॉर्मेशंस को देख लीजिए कि केंद्रीय जल विद्युत मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 तक भारत की कुल विद्युत क्षमता की बात कर रहा है कि 4,12,212 मेगावाट, जिसमें जीवाश्म और गैर जीवाश्म दोनों हैं, ये स्थापित की गई है। जिसमें छोटी जल विद्युत परियोजना 4,943 मेगावाट की है और कुल स्थापित क्षमता 1.2% टोटल का। ठीक है, और जो वृहद जल विद्युत परियोजना है वो 46,850 मेगावाट की है, जो कि 11.4% टोटल कुल जल विद्युत क्षमता का है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे इसके अंदर है
बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। भारत औषध उद्योग, ठीक है, इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आकार के आधार पर बाय वॉल्यूम विश्व में तीसरा सबसे बड़ा, जबकि मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विश्व भर में निर्यात की जाने वाली कुल औषधियों दवाओं में भारत का योगदान 3.5% का है। तो भारत का योगदान लगभग 3.5% का है। और बल्क ड्रग्स को सक्रिय औषध सामग्री भी कहा जाता है ना, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स भी कहा जाता है। अब स्मरणीय तथ्य क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना रखी गई है। पहली बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच जिले स्थित जंबूसर, ठीक है, में रखी गई थी। और बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये 3 राज्य आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है UPPCS के पर्पज़ से वो इसमें मैंने कोशिश करी है कि आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको पढ़ना नहीं है। आगे देखिए, मोढेरा पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव हो गया। मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। यह गांव यहाँ स्थित सूर्य मंदिर सन टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। इस नदी का निर्माण 1026 से 27 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ जानकारी हो गई। आगे देखिए, स्मरणीय तथ्य में देखते हैं। स्मरणीय तथ्य में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ देखिए। उल्लेखनीय है कि मोढेरा का सौरीकरण सोलराइजेशन ऑफ मोढेरा सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। ठीक है, सन विलेज। आगे देखिए, यह पहला ऐसा गांव है जहां सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। भारत की पहली ग्रिड संबंध MWH स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली मोढेरा में स्थापित की गई है। ठीक है, ये फैक्ट्स है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, स्वच्छ जल स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 तथा 2.0 अवार्ड। स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने वाला एक पाक्षिक अभियान है। ठीक है, तो इस अभियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। आगे देखिए, यहाँ से ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट इतनी नहीं है। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो देखिए कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी हेतु स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेता की घोषणा की गई है। जैसे इसमें कर्नाटक फर्स्ट आपका रैंक पर है। और सुजलम, ठीक है, स्वच्छता ही सेवा में ये कर्नाटक फर्स्ट में और सुजलम शीर्ष राज्य है। तो सुजलम में भी सुजलम फर्स्ट में शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश पहला, ठीक है, ये था। और सुजलम सेकंड में आपका कर्नाटक। ठीक है, सेकंड में आपका कर्नाटक हो गया, ये कर्नाटक राज्य हो गया। क्लियर है बात? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़े फैक्ट ये फैक्चुअल आपको ध्यान रखना है। आगे स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, ठीक है, स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को देख लेना है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे गंदला जल प्रबंधन, ये हरियाणा इसमें सबसे आगे है, फर्स्ट पोजीशन पर है। और यहाँ पर आपका है जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, इसमें कर्नाटक फर्स्ट पोजीशन पर है। आगे आपका है गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है, ये महाराष्ट्र इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पर है और तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पर है। कार्बन लूप्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, एजेंसी इसका नाम है। आगे देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में गुजरात और तमिलनाडु ये फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये फैक्चुअल है थोड़े से। आगे देखिए, आगे आपका है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। इसके अंदर क्या है, SSG 2022 को राज्यों एवं जिलों के परामर्श से इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया है। और इसमें 33 देश के 33 राज्यों में इसको स्कोरिंग की गई है। और उत्तर प्रदेश का स्कोर इसके अंदर 694.74 और 18वां स्थान है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, आगे इसी के अंदर है कि शीर्ष 3 बड़े राज्य, शीर्ष 3 बड़े राज्य में तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु। ठीक है, तेलंगाना पहला स्कोर ज़्यादा ध्यान रखिएगा जिसका फर्स्ट रैंक हो। शीर्ष 3 छोटे राज्य, शीर्ष 3 छोटे राज्य में अंडमान निकोबार हो गया, दादरा नगर हवेली, सिक्किम। अंडमान निकोबार को ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रैंक इसका है। और शीर्ष 3 जिले, शीर्ष 3 जिले में आपका भिवानी हरियाणा का जिला है। ठीक है, इसका स्कोर 991 है। आगे देखिए, आगे ये कहता है कि मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य
उत्तर प्रदेश हो गया है। और मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कानपुर देहात। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपका ये दो आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश जिला सर्वाधिक भागीदारी वाला है और डिस्ट्रिक्ट अगर बोले तो कानपुर देहात सर्वाधिक भागीदारी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 इसके अंदर कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4354 शहरों का आकलन किया गया है। इतने शहरों का इसमें आकलन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए राष्ट्रीय स्तर पर लगातार छठी बार इंदौर को, ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए यहाँ पर है कि शीर्ष आपका दिया गया है कि शीर्ष 1 से 10 लाख की श्रेणी में, ठीक है, उसमें तिरुपति को आपको आंध्र प्रदेश को फर्स्ट रैंकिंग दी गई है। और यहाँ पर 100 शहरी निकायों से कम जो स्टेट है, जैसे त्रिपुरा हो गया, उसको फर्स्ट रैंकिंग दी है। और 100 शहरी निकायों से अधिक के स्टेट में मध्य प्रदेश को फर्स्ट रैंकिंग दी गई है। ठीक है, ये 2-4 बातें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 3 शहरों सूरत, इंदौर और नवी मुंबई को दिव्य प्लैटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है गौतम बुद्ध नगर, इसको ध्यान रखिएगा कि गोल्ड श्रेणी में, ठीक है, गोल्ड श्रेणी में। आगे इसके अतिरिक्त सिल्वर श्रेणी में प्रदेश के 2 शहर मथुरा और अमरोहा को, ठीक है, सिल्वर श्रेणी में प्रदेश के 2 शहर मथुरा और अमरोहा को इसमें शामिल किया गया है। आगे कहता है कि कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद एवं लखनऊ को 3 स्टार रेटिंग, ठीक है, इन दोनों ही जिलों को 3 स्टार रेटिंग दी गई है। और 1 लाख से कम जनसंख्या में बिजनौर उत्तर प्रदेश का है शीर्ष 5 गंगानगर, बिजनौर, कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर, सुल्तानगंज और कर्णप्रयाग, ठीक है, इसमें से 3 स्टार्टिंग के आपके उत्तर प्रदेश के हैं। और इधर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में हरिद्वार उत्तराखंड, वाराणसी उत्तर प्रदेश और ऋषिकेश और प्रयागराज उत्तर प्रदेश। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में 2 उत्तर प्रदेश के हैं, वाराणसी और प्रयागराज, ठीक है। आगे देखिए महाराष्ट्र स्थित देवलाली छावनी को भारत का सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान है, ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहर, जिसमें गाजियाबाद 12वें स्थान पर, मेरठ 15वें स्थान पर, प्रयागराज 16वें स्थान पर और लखनऊ 17वें स्थान पर शामिल है। वाराणसी का 21वां स्थान है, आगरा का 23वां स्थान है और कानपुर का 29वां स्थान है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। इसका स्मरणीय तथ्य है कि वर्ष 2022 में भारत में 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। तो ये टर्म्स ध्यान रखिएगा, आपको ये पूछ सकता है कितने मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भारत में आए थे, तो ये आंकड़ा 7 मिलियन का है, ठीक है। आगे देखते हैं कि वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों आगमन में 10.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन शीर्ष 5 स्थान कौन सा है? सबसे पहला यूएसए है, ठीक है, 28.15% है। दूसरा बांग्लादेश है, 15.75% है। और आपका यहाँ पर 2021 के दौरान भारतीय नागरिकों के शीर्ष 5 गंतव्य, यानी कि सबसे ज़्यादा संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय नागरिक गए हैं, 42.45 है। और फिर उसके बाद यूएसए में गए हैं, 8.14 है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा आगमन यूएसए, फिर बांग्लादेश, और सबसे ज़्यादा यहाँ से जो गए हैं वो आपके संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए में गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए एक ये पाई चार्ट दिया गया है आपको कि जो विदेशी पर्यटक हैं आगमनों की संख्या में शीर्ष 10 केंद्र शासित प्रदेश इसका हिस्सा दिया गया है। तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, सबसे पहला दूसरा लगभग याद कर लीजिए। जैसे पंजाब में सबसे ज़्यादा है 29.22, फिर महाराष्ट्र में 17.60, ठीक है, ये विदेशी पर्यटक बात है। और घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10, घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10 में सबसे पहला तमिलनाडु है, 17.2% है। और ये आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, 16.19। क्लियर है बात, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ गया तो इसको ध्यान रखिएगा कि घरेलू पर्यटक में दूसरे स्थान पर आ रहा है। हो सकता है आपको पहले स्थान पर देकर कंफ्यूज करें, तो इसको ध्यान रखिएगा कि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आगे देखिए, एक रिपोर्ट है भारत भ्रमण वर्ष 2023। ठीक है, वर्ष 2023 को केंद्रीय भारत भ्रमण वर्ष 2000 पहल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इतना खास नहीं है। आप देखिए, अब पीएम श्री स्कूल योजना, तो एक योजना है पीएम श्री स्कूल योजना, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये योजना डिटेल यहाँ से है, थोड़ा सा इसको यहाँ से देखिए। पीएम श्री योजना, अब इस योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। और ये 5 वर्ष कौन से हैं? 2022-23 से 2026-27 तक के लिए। ठीक है, इसमें देखिए देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है। इसके बाद ये योजना आदर्श नमूना स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण अनुकूलन पहलुओं जैसे सौर पैनलों, एलईडी लाइट्स, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि को शामिल किया जाएगा। एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क का भी विकास किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब है नमस्ते योजना। ठीक, नमस्ते योजना, इसको देख लेते हैं। नमस्ते योजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये योजना किस पर्पज़ से है, क्योंकि आपको ऊपर लिख सकता है कि नमस्ते योजना और नीचे उसके 4 ऑप्शन बना देगा, तो आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये सफाई से रिलेटेड है। ध्यान दीजिए, ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करें। ठीक है, तो नमस्ते योजना ये सफाई से रिलेटेड। नमस्ते का पूर्ण रूप क्या है? मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, आगे देखिए, 500 शहरों में इसको शामिल किया गया है और इस योजना का 360 करोड़ रुपए के परिव्यय के लिए 4 वर्षों 2022-23 से 2025-26 तक के लिए रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि नमस्ते योजना का उद्देश्य निम्न परिणामों को प्राप्त करना है। ठीक है, ये कुछ परिणाम दे रखे हैं, इम्पॉर्टेंट इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, यूपी पीसीएस के लिए खासकर इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये डेट ध्यान रखनी है कि कब से कब तक है और कितना परिव्यय इसके अंदर किया जाएगा, कितने शहरों को इसके अंदर जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वित एजेंसी है। ठीक है, एक नोडल एजेंसी इसको बनाया गया है। संरचना के शीर्ष पर राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई है और राज्य सरकार के स्तर पर राज्य नमस्ते निदेशक। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत है? ये अंतर्गत है राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई के अंतर्गत है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये संरचना के स्तर पर इसका विभाजन ऐसे किया गया है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, मंडला की बात कर रहा है ये। मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। ठीक है, यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति को उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को प्रदर्शित करती है जिसमें उसके समूह समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और उसे अपने तथा अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने लिखने और गणना का उपयोग जारी करने का रखने में सक्षम बनाती है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई यूनेस्को के अनुसार। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षरता जिला घोषित किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षरता जिला कौन सा है? वो मध्य प्रदेश का मंडला। आगे देखिए, इस्माइल 75। अब ये एक प्रोजेक्ट है इस्माइल 75, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस्माइल नामक एक छतरी योजना अम्ब्रेला स्कीम प्रतिपादित की गई है। इस्माइल का पूर्ण रूप आजीविका और उद्यम हेतु लाभान्वित व्यक्तियों की सहायता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखिए यहाँ पर, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इस योजना के अंतर्गत निम्न 2 उप योजनाएं भी शामिल की गई, जैसे पहला है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए पुनर्वास हेतु उनके लिए, और दूसरा भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए। तो ये उप योजनाएं हैं 2। ठीक है, और ये 12 अगस्त 2022 को इस्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर भिक्षावृत्ति के में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास की उप योजना के लिए 35 नगर निगमों की पहचान की 75 नगर निगमों की पहचान की गई है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, इस पहल के निम्न उद्देश्य जैसे निराश्रता, ठीक है,
और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करना है। भिक्षावृत्ति के संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखना है कि पहले संख्या जो वाला राज्य है वो पश्चिम बंगाल है और दूसरे पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ देखिए कि मार्च 2023 में नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे देखिए गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय है। यह अधिनियम भारत में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। एक अधिनियम द्वारा इसको लाया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। वर्ष 2022 का यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान बड़ौदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखिए गति शक्ति विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित एवं निर्बंधित है और यह परिवहन संबंधित शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इस विश्वविद्यालय की रूपरेखा यह बता दी। परिवहन संबंधी शिक्षा होगा, बहुविषयक अनुसंधान होंगे और प्रशिक्षण पर केंद्रित ये एक विश्वविद्यालय होगा। आगे देखते हैं हम इसको कि जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। ये 16वें तो उपचुनाव थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव थे, 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव थे और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, आगे देखिए कि बुरहानपुर भारत पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया बुरहानपुर। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर ये है कि बुरहानपुर कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। गौरतलब है कि बुरहानपुर के सभी 254 गांवों में 1,01,905 ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन को उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, आगे देखिए इसको। आगे कहता है कि राज्य स्तर पर गोवा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात और हरियाणा ने राज्य के सभी घरों को 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान कर दी है और अब तक उत्तर प्रदेश के 37.35% घरों को जलापूर्ति हेतु नल कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। ठीक है, अभी भी आंकड़ा बहुत पीछे है। अब गोवा की बात कर रहा है, पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन चुका है गोवा। ठीक है, यहाँ से देखिए इसके बारे में अगले टॉपिक है आपका कि भारत नवाचार सूचकांक 2021। ठीक है, इसमें दो कैटेगरीज को डिवाइड की गई है, एक है इनेबलर्स और दूसरा है परफॉर्मेंस। ठीक है, इनेबलर्स में आप देखें कि मानव पूंजी निवेश और ज्ञानकर्मी, व्यापारिक परिवेश, सुरक्षा, ये सारा है और इधर आपका कि ज्ञान निर्गमन और ज्ञान प्रसार। ठीक है, 66 संकेतकों पर आधारित है ये आपकी जो भारत नवाचार सूचकांक। आगे देखिए यहाँ पर भारत नवाचार सूचकांक शीर्ष 5 बड़े राज्य, सबसे पहला कर्नाटक हो गया और यहाँ पर शीर्ष 5 उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य, इसमें मणिपुर सबसे पहले स्थान पर हो गया। यहाँ पर शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्य, इसके अंदर चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये आपका 51,255 हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है यहाँ से कि ये स्कोर है वैश्विक नवाचार सूचकांक का ये इस साल का स्कोर है 2022 का। अगर ये GII स्कोर देखें तो 36.66 है। रैंक कितनी है, 40 है और कुल देश कितने शामिल थे, 132। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करेगा ये। अब आगे देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ भी सकता है ये आपके एग्जामिनेशन में। आगे देखते हैं कि इसकी अनुमानित लंबाई
296.070 किलोमीटर है। गौरतलब है कि यह 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसका प्रारंभ स्थान जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर है और यह एक्सप्रेस 7 जिलों से होकर के जाएगा। 7 जिलों में कौन कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है NIRF इंडिया रैंक 2022। ठीक है, ये है आपका। यहाँ से देखिए इसके अंदर इस जो स्मरणीय तथ्य है, यह उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान कौन से? IIT मद्रास हो गया। ठीक है, रैंक फर्स्ट हो गई इसकी। और जो आपका यूपी का है, यूपी का देख लेना है, IIT कानपुर है, रैंक 5 है इसकी। ठीक है, आगे देखिए उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश, तो हमने पहले देखा है IIT कानपुर इसका हो गया, ये 5th रैंकिंग है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 11वीं रैंकिंग है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 19वीं रैंकिंग है। 29वीं रैंकिंग फिर BHU वाराणसी IIT वहाँ का है। और ये 22वीं रैंकिंग है आपका MIT विश्वविद्यालय। ठीक है, तो सॉरी 42वीं रैंकिंग है। तो इसको देख लीजिएगा एक बार, रैंकिंग के अनुसार आगे पीछे करके पूछ सकता है, रैंक के अनुसार ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम। ठीक है, दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस को कॉलेज श्रेणी में के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग विषय में प्रथम और द्वितीय स्थान क्रमशः IIT मद्रास और IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और IIM अहमदाबाद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वास्तुकला शीर्ष में क्रमशः IIT रुड़की को प्राप्त हुआ है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को फार्मेसी विषय में ये जामिया हमदर्द नई दिल्ली को प्राप्त हुआ है। और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि के विषयों में और दंत चिकित्सा के विषयों में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस चेन्नई को प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है ये कि NFSA के लिए राज्य रैंकिंग NFS के लिए, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत क्या है? सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा, ठीक है, 0.836 के साथ फर्स्ट रैंक में, और उत्तर प्रदेश आपका 0.797 से दूसरे स्थान पर आपका आया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ ये कहता है कि विशेष श्रेणी पूर्वोत्तर राज्यों में, यहाँ पर, और ये हिमालयी राज्य, द्वीपीय राज्य से संबंधित, यहाँ पर त्रिपुरा आपका फर्स्ट रैंक में है पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ आपका है कि व्यापक राष्ट्रीय स्तर सूचकांक है कि उड़ीसा आपका 0.836 में फर्स्ट रैंक पर है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था ये, और 5 जुलाई 2013 से प्रभावी माना जाता है। इसके उद्देश्य पढ़ लीजिएगा कि उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, और ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा 75% तक ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या आच्छादित होगी इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसा एक्सपेक्ट है नहीं। आगे देखिए, 16वें राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। 16वें राष्ट्रपति चुनाव, इसको ध्यान से देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 62 में ये प्रावधान किया गया है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का एक आदर्श नमूना है। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं जिसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, और केंद्र शासित दिल्ली और पुडुचेरी को भी लिया गया है इसमें, उसके भी निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, इसके अंदर मनोनीत सदस्य नहीं आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, मनोनीत सदस्य नहीं आते हैं। ये लिखा हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। 55(3) के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकोणीय मत प्रणाली द्वारा ऐसे मतदान गुप्त होते हैं। ठीक है, इससे ये किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है कि ये जो राष्ट्रपति 15वां, ठीक है, 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं, और न्यायाधीश MV रमन्ना, ठीक है, ने द्रौपदी मुर्मू को भारत की राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। तो ध्यान रखना है किस CJI ने शपथ दिलाई है, तो रमन्ना जी ने शपथ दिलाई है। ठीक है, यहाँ पर आज YV चंद्रचूड़ है तो उनका नाम नहीं लिखना है आपने, रमन्ना। कुछ द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
आगे देखिए, अब राष्ट्रपति चुनाव की एक व्यवस्था दी गई है, इसको देख लीजिए कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र हेतु जो कुल मतों का मान है वो आपका कुल मतों का मान लगभग इतना है 543 और 231, और लोकसभा और राज्यसभा में इतने मत हो जाते हैं। इसको इससे डिवाइड कर जाते हैं तो लगभग 700 आता है, 700 को इससे मल्टीप्लाई कर देते तो इतने मत आ जाते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मतों को जोड़ करके टोटल इतने मत हो जाते हैं निर्वाचक मंडल में इसके लगभग आपका 10,86,431, ठीक है। आगे देखिए, पुल्लमपारा। पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत पुल्लमपारा, ठीक है। हाल ही में पुल्लमपारा को देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत और ये घोषित किया गया है, ठीक है। यह ग्राम पंचायत केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। इसमें केरल अपनी पहली इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केरल ने अपने जो राज्य में इंटरनेट है उसको मूलभूत अधिकार घोषित किया है। और एक केरल सवारी भी है कि केरल सवारी केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक ऑनलाइन टैक्सी सेवा है, इसको ध्यान रख लेना। आगे देखिए, आगे कहता है अग्निपथ, एक नई रक्षा भर्ती योजना अग्निपथ, ठीक है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि अग्निपथ योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है और उनकी भर्ती के लिए मौजूदा अलग अलग प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। जो अफसर रैंक के जितने भी एम्प्लॉयज़ भर्ती होंगे वो उनकी अलग जो जैसी होती है वैसे ही होती रहेगी, ठीक है। आगे देखिए, अग्निवीर के बारे में, यह योजना देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि हेतु सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के उम्मीदवार को आवेदन पत्र कर सकेंगे, ठीक है। भारतीय नौसेना ने अग्निवीरों की भर्ती में महिलाओं को 20% तक आरक्षण देने का निर्णय लिया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है कि प्रत्येक विशिष्ट बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा, ठीक है। जो भी जितने भी बैच के होंगे उनके 25% अग्निवीर। यहाँ से देखिए, 4 वर्ष की कार्यावधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुश्त सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा और ये सेवानिधि 11.71 लाख को आयकर से छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये सुविधाएं उनको प्रदान की जाएंगी अग्निवीरों को। इसके अतिरिक्त क्या होगा कि अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बल में उनकी कार्यवधि हेतु जो भी कार्यवधि होगी उनकी 4 वर्ष की या जो भी होगी 48 लाख रुपए गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के लिए घोषित नौकरी और अन्य प्रोत्साहन, तो कई राज्यों ने उसके लिए घोषित नौकरी करी है और प्रावधान करे हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। कई राज्यों ने उनके लिए व्यवस्था करी है। यहाँ देखिए, आगे है भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा भारत गौरव, नाम भारत गौरव दिया गया है और ये निजी ट्रेन सेवा है, ठीक है। इसका उद्देश्य इन ट्रेनों के माध्यमों से भारत और विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करना है। आगे देखिए कि भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की पहल है। घरेलू पर्यटकों के लिए देखो अपना देश, ये पहल स्टार्ट करी थी। तो पहली सेवा को कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच शुरू की गई है पहली योजना इसकी। और आगे देखिए, आगे 21 जून 2022 को भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली से रवाना किया गया। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली यह पहली पर्यटन रेलगाड़ी है जो रामायण सर्किट पर इस ट्रेन के संचालन को देखेगी। और ये 21 मार्च 2023 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर राज्यों हेतु भारत गौरव ट्रेन को रवाना किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी रवाना किया गया है। यहाँ से देखिए, 20 मई 2023 को इसको पूर्वी भारत की प्रथम भारत गौरव विशेष पर्यटन ट्रेन कोलकाता से 5 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए रवाना की जाएगी, ठीक है। आगे है NHAI का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है। भारत का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जिसकी लंबाई लगभग 63.72 लाख किलोमीटर है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे है NHAI ने बिना रुके कॉन्टिन्यूसली
विश्व की सबसे लंबी एसफॉल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है। इस सड़क का निर्माण NHI 53 पर महाराष्ट्र के अमरावती एवं अकोला जिलों के बीच में किया गया है और NHI 53 पर एकल लेन में 84.40 किलोमीटर लंबा एसफॉल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण 105 घंटे और 33 मिनट में किया गया है। ठीक है, सबसे कम समय में किया गया है, इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आगे देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 से 22, इसके अंतर्गत इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के निम्न 5 मानकों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, 5 मानक इसके लिए तय किए गए हैं। आगे देखिए, यहाँ पर कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 5 बड़े राज्यों में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तमिलनाडु को प्रथम स्थान दिया गया है। अब यहाँ देखिए, बड़े राज्यों की श्रेणी में बड़े उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में कुल 54.5 अंकों के साथ 8वां स्थान दिया गया। उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। अब कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 5 छोटे राज्यों में गोवा, ठीक है, प्रथम स्थान पर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर को प्रथम स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे है राष्ट्रीय वायु खेल नीति। ठीक है, इसमें एयर रेसिंग, एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग और हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग और स्काई डाइविंग, ये सारे खेल इसके अंदर शामिल हैं। इस नीति के अंतर्गत भारत को वर्ष 2030 तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व में शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका तैयार किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें कि एयर स्पोर्ट्स प्रमुख भारतीय खिलाड़ी, तो कुछ भारतीय खिलाड़ियों का नाम दिया गया है एयर स्पोर्ट्स में। सुश्री शीतल महाजन को अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग, ठीक है, करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। सुश्री महाजन उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर फ्री फॉल जंपिंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला और बिना किसी परीक्षण के इसे करने वाली पहली महिला जंपर थी। ठीक है, सुश्री राहेल थॉमस उत्तरी ध्रुव पर 7,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव करने वाला पहला भारतीय महिला थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली घोषित हुई है। तो सिक्किम सरकार ने तितली को 2 प्रजातियों राज्य तितली के रूप में घोषित करने का नाम लिया। ये 2 प्रजातियां हैं, ब्लू ड्यूक, कृष्णा पिकॉक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ब्लू ड्यूक और कृष्णा पिकॉक। यहाँ से देखिए, ये ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम दिया गया है कि बासारोना दुर्गा। ठीक है, ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम है। आपसे पूछेगा बासारोना दुर्गा क्या है, तो इसको ध्यान रखना कि एक तितली है ब्लू ड्यूक नाम से। ठीक है, यहाँ देखिए, आगे है दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है। दिल्ली हवाई अड्डा, इसको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं, द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा और बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आगे देखिए, आगे कहता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और इस पहल से प्रतिवर्ष 2 लाख टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी, 2 लाख टन। आगे देखिए, और ASI, ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रमाणन के अंतर्गत चरण 4+ लेवल 4+ प्राप्त हुआ है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनने के अतिरिक्त इस हवाई अड्डे ने दीर्घकालिक निरपेक्ष उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को भी हासिल किया है और अपनाया है। ठीक है, यहाँ देखिए कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। कंप्लीटली सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा ये विश्व का पहला है। इधर देखिए, नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित। नामसाई क्या घोषणा पत्र है? ये असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच का है। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच का है नामसाई। और ये क्या है कि लंबे समय से सीमा विवाद के समाधान के प्रयास के तहत नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य दोनों राज्यों के मध्य 123 गांवों से संबंधित सीमा विवाद को न्यूनीकृत करना है। ठीक है, आगे देखिए, इसी के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि दोनों राज्य कुल 37 गांवों के संदर्भ में विवाद को समाप्त करने पर सैद्धांतिक रूप से मंजूर हो गए हैं। इसके बाद ज्ञातव्य है कि असम अरुणाचल प्रदेश के साथ 804.10 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करती है।
ठीक है, आज हमारा ये पूरा पूरा टॉपिक राष्ट्रीय विषय का यहाँ पर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो अंतर्राष्ट्रीय विषय पर होगी। ठीक है, समझ में आएगा। थैंक यू। आप बहुत बहुत आभार आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।